दोस्तों नमस्कार। एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहा है इन दिनों। बाबा रामदेव, वही बाबा रामदेव जो पिछले कई सालों से मोदी सरकार के साथ माने जाते रहे हैं, जिनके योग शिविरों में बड़े बड़े मंत्री पहुंचते रहे हैं, जिनकी पतंजलि को हर तरह की सुविधाएं मिलती रही है, वही बाबा रामदेव अब अचानक सरकार की खुल करके आलोचना करने लगे हैं। 15 अगस्त को उन्होंने कह दिया कि अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो उन्हें भी आंदोलन करना पड़ेगा। धीरेन्द्र शास्त्री और राम भद्राचार्य जैसे बड़े नामों को उन्होंने चेतावनी दे दी है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वालों पर जनता जूता फेंकेगी। कंगना रनौत ने जब जनरेशन जेड को गटर छाप जनरेशन कहा था, उस पर भी बाबा रामदेव ने आपत्ति जताई, यानी हर तरफ से सत्ता पक्ष पर तीखे हमले। अब बड़ा सवाल यह है कि जो व्यक्ति पिछले कई सालों से चुप था, जो सरकार की नीतियों पर एक शब्द नहीं बोल रहा था, उसे अचानक इतनी हिम्मत कहां से आ गई? क्या ये सच में देश के लिए चिंता है या फिर बदलती हवा को देख करके पाला बदलने की तैयारी हो रही है? पूरी कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना ज़रूरी है। बाबा रामदेव का साम्राज्य पहले भी था, यूपीए के ज़माने में भी था। तब उन पर आरोप लगे थे, वामपंथी नेता उन पर सवाल उठाते थे, कुछ मीडिया आलोचना करता था, लेकिन बाबा रामदेव अपनी जगह मजबूती से खड़े थे, दहाड़ते थे, हर मंच से अपनी बात रखते थे। फिर 2014 आया, मोदी सरकार आई और उसके बाद से बाबा रामदेव धीरे धीरे बदलने लगे। पहले उनकी दहाड़ कम हुई, फिर आवाज़ धीमी हो गई, फिर लगभग चुप्पी। और सबसे बड़ा मोड़ आया कोविड के दौरान। कोविड काल में बाबा रामदेव ने एक बड़ा बयान दिया था कि आयुर्वेद से कोविड का इलाज हो सकता है। बाबा रामदेव ने केवल ये ऐलान किया और बहुत से और आयुर्वेदों ने भी कि कोई भी कोविड को क्या कहते हैं, कोरोना नहीं, वायरस, हाँ, ये ऐलान था कि कोई भी वायरस, एक तो बात सामने आ रही थी तभी भी कि ये मैन मेड वायरस है और इसमें बिल गेट्स का जो फार्मा माफिया है उसका हाथ है, वुहान से रिलीज करवाने में वगैरह वगैरह। दूसरा, बाबा रामदेव ने कहा कि कोई भी वायरस आप उसको डिफीट कर सकते हैं यदि आपका इम्यून सिस्टम ठीक है। और आयुर्वेद के पास इम्यून सिस्टम ठीक करने के लिए बहुत सिस्टम, हाँ, पतंजलि की गलती है, उनको सूली पर टांगो, लेकिन ये बात सही थी कि आप गिलोय खाइए, आप ये काढ़े पीजिए और आपको कोई जरूरत नहीं है वैक्सीन लगाने की। और बाबा रामदेव ने ये भी कहा, मेरे यहाँ हजारों लोग आ रहे हैं कोविड के दौरान भी योगा सीखने रह रहे हैं, सभी को हम ये काढ़े दे रहे हैं, किसी ने कोई कोविड की प्रताड़ना नहीं झेली। और ये सच भी है, मैंने भी वैक्सीन नहीं लगाई। खुल के मोदी जी को चैलेंज किया कि आप चाहे बंदूक की नली यहाँ लगा दो और गोली कहो कि गोली खाओ या वैक्सीन, मैं गोली खा लूंगी, तुम्हारी वैक्सीन नहीं लगाऊंगी। लेकिन इन्होंने क्या किया, आईएमए के द्वारा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ मिलकर करीब 1500 क्रिमिनल केसेस तुरंत डलवा दिए बाबा रामदेव के खिलाफ। एक तरह से पूरे तंत्र ने उन्हें बताया कि तुम कितने भी बड़े साधु हो, कितना भी बड़ा साम्राज्य हो, अगर सरकार के खिलाफ बोलोगे तो तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा। लेकिन इस चुप्पी के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी थी। कहा जाता है कि कोविड के दौरान जो उन्होंने बयान दिए थे वो सिर्फ आयुर्वेद के बचाव के लिए नहीं थे, उसके पीछे एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। एक तरफ आयुर्वेद, दूसरी तरफ फार्मा माफिया, एक तरफ प्राकृतिक चिकित्सा, दूसरी तरफ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की दवाइयाँ। इस पूरी लड़ाई में बाबा रामदेव पर सरकार ने बहुत दबाव डाला और जब इतने मुकदमे दायर हुए तो उन्हें झुकना पड़ा। करोड़ों रुपया लगा। सारे देश भर में 1500-1800 केसेस हैं और उनको डिफेंड करने के लिए 30-30, 35-35 लाख पर हियरिंग लॉयर लेता है। और इतना उनको सताया गया और माफी मंगवाई गई कि आप विड्रॉ करो, ये पाप था, विड्रॉ करो। जो उनकी कोविड किट थी जो मैंने इस्तेमाल की, मैंने वैक्सीन नहीं लगाई, मेरे घर में किसी ने नहीं लगाई और हम ठीक रहे। और उसके साथ साथ इन्होंने आयुर्वेद के बहुत से क्लिनिक बंद करवा दिए जहां लोग कोविड के इलाज के लिए
सहर्ष जा रहे थे और उनको फायदा भी हो रहा था। रेड करवा के मोदी सरकार ने बंद करवाए और बाबा रामदेव पर इतने केसेस दिलवाए, उसको माफी मांगनी पड़ी, वो चुप हो गए उसके बाद से। यही वो मोड़ था जिसने उन्हें चुप कराया और इसी चुप्पी में कई साल बीत गए। लेकिन अब हवा बदल रही है और बाबा रामदेव को ये अच्छी तरह पता है। पिछले कुछ महीनों में जो कुछ भारत की राजनीति में हो रहा है उसने हर संत, हर बाबा, हर धर्मगुरु को सोचने पर मजबूर कर दिया है। छात्र आंदोलन ने पूरे देश को हिला दिया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। अमित शाह के इस्तीफे की मांग तेज हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई की जांच के लिए हाई पावर कमेटी बनाई है। सहयोगी दलों में असंतोष है। ऐसे में जो लोग हवा पढ़ना जानते हैं वो समझ रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। बाबा रामदेव कोई साधारण साधु नहीं है, वो एक बहुत ही चतुर व्यवसायी और राजनीति के जानकार भी हैं। उन्हें दिखाई दे रहा है कि सत्ता की नींव हिल रही है और अगर 2029 में सत्ता बदली तो जो लोग आज सरकार के साथ खड़े हैं उनका भविष्य क्या होगा, इसीलिए वो अभी से कब्र पर मिट्टी डालना शुरू कर रहे हैं। अभी लग रहा होगा सबको कि अब ये जाने वाले हैं, तो अब कम से कम इनके क्या बोलते हैं ना, इनकी कब्र पे थोड़ी मिट्टी हम भी डाल दें। जब लगता है कि कोई गिरने वाला है तो सबसे पहले उसके करीबी लोग ही सबसे पहले किनारा करना शुरू कर देते हैं। यही राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई है। यही अब बाबा रामदेव के मामले में हो रहा है। एक बात और गौर करने लायक है दोस्तों, जब बाबा रामदेव ने कहा कि राम भद्राचार्य और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों पर जनता जूता फेंकेगी तो इसका मतलब क्या था? ये सीधा सीधा हिंदू मुस्लिम राजनीति करने वाले लोगों पर हमला था। इन दोनों बड़े नामों की पहचान ही यही रही है कि ये हर मंच से मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं, हिंदुत्व की कट्टर राजनीति करते हैं और सरकार के हर कदम का समर्थन करते हैं। बाबा रामदेव इनसे नाराज क्यों हुए? इसका जवाब भी बदलती हवा में है। बाबा रामदेव समझ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रही। जनता को अब असली मुद्दे चाहिए, नौकरी चाहिए, महंगाई में राहत चाहिए, शिक्षा चाहिए। जब कोई नेता या धर्मगुरु सिर्फ धार्मिक कट्टरता की बात करता है तो जनता उसे नकार देती है। जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन ने यह साफ कर दिया कि नई पीढ़ी में धर्म से पहले भविष्य चाहिए। बाबा रामदेव इस बदलाव को भांप गए हैं और इसीलिए वो अब उन लोगों से किनारा कर रहे हैं जो पुरानी राजनीति कर रहे हैं। ये चतुराई भी है और एक तरह की मजबूती भी है। कंगना रनौत का मामला भी दिलचस्प है। कंगना ने जनरेशन जेड को गटर छाप जनरेशन कहा है। इस बयान पर पूरे देश में बवाल हुआ था। युवाओं ने कंगना का ज़बरदस्त विरोध किया था। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कैंपेन चला था। बाबा रामदेव ने भी इस मुद्दे पर कंगना की आलोचना की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है क्योंकि कंगना बीजेपी की सांसद है। बीजेपी के मंच से खुद उनको आगे बढ़ाया गया है। बाबा रामदेव ने खुल करके उनकी आलोचना की तो ये सीधे सीधे बीजेपी के एक चेहरे के खिलाफ बयान था। यानी अब बाबा रामदेव सिर्फ बीजेपी के आम कार्यकर्ताओं से नहीं बल्कि सांसदों और नेताओं से भी दूरी बना रहे हैं। ये कदम बहुत सोच समझ करके उठाया गया है। और इस पूरी कहानी में एक और महत्वपूर्ण पहलू है, वो ये है कि आयुर्वेद और फार्मा माफिया की लड़ाई। बाबा रामदेव आरोप लगाते रहे हैं कि मोदी सरकार ने आयुर्वेद के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। उनका कहना है कि यूपीए के ज़माने में कुछ ऐसी वैक्सीन बैन थी जिन पर सवाल उठे थे, लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें फिर से चालू कर दिया है। HPV वैक्सीन का मुद्दा भी उठाया जाता है। कोविड के दौरान जब बाबा रामदेव ने कहा कि आयुर्वेद से इलाज हो सकता है तो पूरे देश में उनके क्लिनिकों पर छापे मारे गए। रामनगर में जो आयुर्वेद रिसर्च का बड़ा संस्थान बना उसकी जिम्मेदारी कहा जाता है कि विदेशी संस्थाओं को दे दी गई। ये सारे आरोप बहुत गंभीर हैं। बाबा रामदेव का कहना है कि जो सरकार खुद को हिंदुत्व और स्वदेशी की समर्थक बताती है वो असल में आयुर्वेद जैसी हजारों साल पुरानी परंपरा को ख़त्म कर रही है। ये आरोप अगर सच है तो बहुत बड़ी बात है और सच नहीं भी है तब भी इस पर बहस होनी चाहिए, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आया है। एक और सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है बाबा रामदेव के अचानक बदलाव का समय। पिछले 12 साल से मोदी सरकार सत्ता में है, बाबा रामदेव कुछ नहीं बोले, अब अचानक बोलने क्यों लगे? इसका सीधा जवाब यही है कि पहले उन्हें डर था, अब वो डर कम हो रहा है। पहले लगता था कि सरकार हमेशा रहेगी, अब लगता है कि शायद न रहे। पहले जो चुप्पी थी वो मजबूरी की चुप्पी थी, अब जो आवाज़ है वो अवसर की आवाज़ है। ये राजनीति की सबसे पुरानी परंपरा है दोस्तों। जब सत्ता मजबूत होती है तो सारे लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। जब सत्ता कमज़ोर होने लगती है तो वही लोग किनारा करना शुरू कर देते हैं। बाबा रामदेव भी इसी परंपरा का हिस्सा है। बदलती हवा को पहचान कर पाला बदल रहे हैं। हालांकि ये बात
कहनी भी ज़रूरी है कि जब बाबा रामदेव ने कोविड के दौरान अपनी बात रखी थी तब उसमें कुछ बातें सच भी थी। आयुर्वेद पूरी तरह से खारिज करने योग्य विज्ञान नहीं है, इसमें हजारों साल का अनुभव है, बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जो सच में असरदार हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आधुनिक चिकित्सा को पूरी तरह नकार दिया जाए। दोनों का अपना महत्व है, दोनों का अपना स्थान है। जब कोविड जैसी महामारी हो तो सिर्फ काढ़े से काम नहीं चलेगा, वैक्सीन भी ज़रूरी होगी। और जब सामान्य समय हो तो योग और आयुर्वेद बहुत उपयोगी है। इन दोनों को मिलाकर एक संतुलित रुख अपनाना चाहिए। लेकिन जब कोई सिर्फ एक पक्ष की बात करता है और दूसरे को पूरी तरह खारिज करता है तो वहाँ समस्या होती है। बाबा रामदेव के कोविड बयानों में भी शायद यही समस्या थी। अब चलिए इस पूरी कहानी के व्यापक पहलू पर आते हैं। बाबा रामदेव का ये बदलाव अकेला नहीं है। पिछले कुछ महीनों में कई बड़े नाम ऐसे हैं जो धीरे धीरे सरकार से दूरी बना रहे हैं। कुछ ने खुलकर के आलोचना शुरू की है, कुछ ने चुप्पी साध ली है और कुछ ने सीधे विपक्ष का समर्थन करना शुरू कर दिया है। ये सब मिलकर के एक बहुत बड़ी तस्वीर बना रहे हैं। ये तस्वीर बता रही है कि सरकार का जो प्रभाव मंडल था वो कम हो रहा है। पहले जिनको साथ खड़े में गर्व होता था, आज उन्हें दूरी बनाने में समझदारी दिख रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश है और ये संदेश सिर्फ राजनीतिक विश्लेषकों के लिए नहीं है बल्कि हर आम आदमी के लिए है। जब बाबा रामदेव जैसे लोग बोलने लगे, जब हर तरफ से आवाज़ें उठने लगे तो समझ लीजिए कि माहौल बदल रहा है। एक और बात है जो देखने वाली है, जो लोग आज भी सरकार के साथ खड़े हैं उनका क्या होगा। धीरेन्द्र शास्त्री, रामभद्राचार्य, कंगना रनौत और ऐसे कई नाम हैं जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति में लगे हुए हैं। उनकी क्या स्थिति होगी अगर सत्ता बदली। बाबा रामदेव ने पहले ही चेतावनी दी है कि जनता उन पर जूता फेंकेगी। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक भविष्यवाणी है, क्योंकि जब सत्ता जाती है तो उसके सहयोगियों का हाल बहुत बुरा होता है। ये इतिहास में कई बार देखा गया है। जो लोग आज ताज पहन करके घूम रहे हैं, कल हो सकता है वो छिपते फिरे। इसीलिए बाबा रामदेव जैसे चतुर लोग अभी से अपनी छवि बदलने में लग गए हैं। इस पूरे प्रकरण से एक बहुत बड़ा सबक मिलता है, सत्ता कभी भी स्थायी नहीं होती। जो आज ताकतवर दिखते हैं कल कमज़ोर हो सकते हैं। जो आज सबसे बड़े समर्थक हैं कल सबसे बड़े आलोचक बन सकते हैं। यही राजनीति है, यही इतिहास है और यही मानव स्वभाव है। इसीलिए किसी भी नेता या पार्टी को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जो लोग आज आगे पीछे घूम रहे हैं वो हवा के रुख के साथ चलते हैं। जब हवा बदलेगी तो वो भी बदल जाएंगे। बाबा रामदेव के मामले में भी यही हो रहा है और शायद आने वाले महीनों में कई और लोग भी इसी रास्ते पर चलते दिखाई देंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है कि बाबा रामदेव का प्रभाव सिर्फ धार्मिक जगत में नहीं है बल्कि आर्थिक और सामाजिक स्तर पर भी बहुत बड़ा है। पतंजलि का साम्राज्य हजारों करोड़ों का है, लाखों लोग उनके अनुयायी हैं, योग शिविरों में करोड़ों लोग जाते हैं। तो जब वो कोई बयान देते हैं तो उसका असर एक बहुत बड़े वर्ग पर पड़ता है। अगर वो सरकार के खिलाफ लगातार बोलेंगे तो एक बड़े हिंदू वर्ग की मानसिकता पर असर पड़ सकता है और यही बात सत्ता पक्ष के लिए सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि हिंदू वर्ग बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक रहा है। अगर वो वोट बैंक ही डगमगाने लगे तो पार्टी की जड़ें हिल जाएंगे। इसीलिए बाबा रामदेव के बयान इतने महत्वपूर्ण हैं। ये सिर्फ एक साधु के बयान नहीं है, ये एक बहुत बड़े प्रभावशाली व्यक्ति के बयान हैं जिनका असर लाखों करोड़ों पर पड़ सकता है। सरकार को शायद इसीलिए इन बयानों पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अंदर ही अंदर हलचल तो ज़रूर होगी। कोई ना कोई बाबा रामदेव से बातचीत करने की कोशिश ज़रूर करेगा, समझने की कोशिश ज़रूर करेगा या फिर धमकाने की। लेकिन बाबा रामदेव अब पहले वाले नहीं हैं। अब उन्होंने ठान लिया है कि बोलना है और जब कोई ठान लेता है तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक और बात कहना ज़रूरी है, जब बाबा रामदेव ने 15 अगस्त को कहा कि वो भी आंदोलन कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जब कोई इतना बड़ा नाम आंदोलन की बात करता है तो पूरा देश ध्यान देता है। बाबा रामदेव के पास संगठन है, संसाधन है और लाखों अनुयायी हैं। अगर वो सच में आंदोलन शुरू कर दें तो ये बहुत बड़ा दबाव बन सकता है सरकार पर। हालांकि अभी तक ये सिर्फ बयान है, आंदोलन नहीं, लेकिन बयान भी अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है और ये संदेश सरकार तक पहुंच गया है। एक बात और है जो लोगों को याद रखनी चाहिए, बाबा रामदेव अन्ना हजारे के आंदोलन का हिस्सा थे। उन्होंने भी रामलीला मैदान पर धरना दिया था, तब बीजेपी ने उनका पूरा समर्थन किया था। लेकिन जब उन्होंने अपना ही आंदोलन जंतर मंतर पर शुरू किया था तो यूपीए सरकार ने बहुत बर्बर तरीके से उसे कुचला था। रात के अंधेरे में उन पर पुलिस कार्रवाई की गई थी। वो एक महिला के कपड़े पहन करके भागे थे। तब बीजेपी ने कहा था कि ये लोकतंत्र पर हमला है, लेकिन आज खुद बीजेपी सत्ता में है और वैसे ही कार्रवाई हो रही है। कल जो गलत था आज सही कैसे हो गया, ये सवाल हर बीजेपी नेता से पूछा जाना चाहिए, लेकिन कोई पूछता नहीं है। और यही राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना है। इस पूरी कहानी में एक अंतिम सबक ये है, जो लोग सत्ता में हैं उन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग आज
आपके सबसे बड़े समर्थक हैं, कल वो आपके सबसे बड़े आलोचक हो सकते हैं। बाबा रामदेव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर आप उन्हें दबाएंगे तो वो झुक जाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आग सुलगती रहेगी, और जब मौका मिलेगा तो वो आग बाहर आ जाएगी। यही आज हो रहा है। मोदी सरकार ने बाबा रामदेव को इतना दबाया कि वो सालों तक चुप रहे। अब जब उन्हें लग रहा है कि हवा बदल रही है तो वो बोलने लगे हैं, और उनके बोलने का असर बहुत गहरा होगा। सरकार को अब सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। क्या बाबा रामदेव को फिर से चुप कराने की कोशिश करनी है या फिर उनसे बातचीत करनी है? कौन सा रास्ता बेहतर होगा, ये सरकार को खुद तय करना है। लेकिन एक बात तय है, जो बाबा रामदेव ने कहा वो अब हवा में गूंज चुका है, इसे वापस नहीं लिया जा सकता है, और यही सत्ता पक्ष के लिए सबसे बड़ी चिंता है। इस पूरी कहानी का असली संदेश ये है कि भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। पुराने समीकरण टूट रहे हैं, पुराने गठजोड़ बिखर रहे हैं और नए संबंध बन रहे हैं। छात्र आंदोलन ने युवाओं को जगा दिया है, किसान आंदोलन ने गांव को जगा दिया है, महिलाओं के मुद्दों ने आधी आबादी को जगा दिया है, और अब बाबा रामदेव जैसे बड़े नाम धार्मिक जगत में हलचल मचा रहे हैं। ये सब मिलकर के एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जिसमें सत्ता पक्ष हर तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रहा है। 2029 अभी दूर है, लेकिन अभी से लड़ाई शुरू हो चुकी है, और इस लड़ाई में हर व्यक्ति की अपनी भूमिका है। बाबा रामदेव अपनी भूमिका निभा रहे हैं, चाहे वो अवसरवाद हो या सच्ची चिंता हो, समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि आने वाले महीनों में और भी बड़े नाम इस बदलाव का हिस्सा बनेंगे, और तब भारतीय राजनीति की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। एक अंतिम बात कहना है, लोकतंत्र में किसी भी सत्ता के लिए सबसे खतरनाक स्थिति वही होता है जब उसके अपने ही लोग उससे सवाल पूछने लगे। बाहर के विरोधी हमेशा रहते हैं, उनका जवाब देना आसान होता है, लेकिन जब अंदर के लोग सवाल पूछें, जब समर्थक ही आलोचक बन जाए तो जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। मोदी सरकार आज उसी मुकाम पर खड़ी है। हर तरफ से अपने ही लोग सवाल पूछ रहे हैं, और इन सवालों का जवाब देना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। बाबा रामदेव उन्हीं में से एक हैं, और शायद वो पहले नहीं हैं, वो आखिरी भी नहीं होंगे। अब आप क्या सोचते हैं? क्या बाबा रामदेव सच में बदल गए हैं या ये सिर्फ एक अवसरवाद है? क्या उनकी आवाज़ से सरकार पर सच में दबाव पड़ेगा, और क्या 2029 तक और भी बड़े नाम इस बदलाव का हिस्सा बनेंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा साथ इस खबर में इतना ही है। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।